अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके साथ आपका होस्ट इब्राहिम मुशफ़िर फिर हाजिर हूँ एक नए सेशन के और एक नए लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ आपके साथ यहाँ पे मैं दोबारा आया हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो है लर्निंग मैथमेटिक्स थ्रू गेम्स के साथ, और किस तरीके से जो है वो मैथमेटिक्स को एज अ लर्निंग टूल हम बना सकते हैं, किस तरीके से लर्निंग इसकी हो सकेगी, किस तरीके से इसको इंटरेस्ट डेवलप किया है और कैसे बच्चे को जो है वो एज अ गेम फॉर्म मैथ को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि बच्चा ये समझे कि ये कोई वो पढ़ नहीं रहा है बल्कि एज अ गेम कर रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज अ गेम, नंबर्स का एक गेम होता है जो आपको करना होता है। तो बेसिकली हम इसके बारे में ही अब सुनेंगे। आज का सेशन जो है वो कंडक्ट करेंगी मिस जायदा एजाज। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम मिस जायदा, क्या हाल है आपके। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मिस आपके। मैं अल्लाह का शुक्र बहुत। जी मिस, आज आप सबसे पहले तो आप अपने हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि वो फेमिलियर हो जाए आपसे थोड़े बहुत। मेरा नाम जाहिदा है। आई एम अ टीचर फ्रॉम पास्ट 20 years और आफ्टर 10-15 years आई मूव्ड ऑन टू करिकुलम राइटिंग और पिछले 10 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। अभी जो मेरा करंट सिनेरियो है इसमें मैं करिकुलम राइटिंग कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डोमेन्स में काम कर रही हूँ, वेबसाइट्स की एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसीज फॉर बुक्स एंड फॉर साइट्स। This is my first online live session. I don't know मैं इसमें कैसी आऊंगी, but as a live session, I'm a teacher trainer as well from the OUP platform as well. और Roots के platform से, Change के platform से, I have already trained many mathematics teachers. वेल मिस, आपसे जान के बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को ट्रेंड आप करती हैं और इस तरीके से फ्रीलांसिंग वगैरह में भी आप काम कर रही हैं। तो उम्मीद है कि इससे जो है वो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आज के सेशन से भी जब हम इस सेशन को एंड करेंगे तो जाहिर है कि हमने आपसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी और उम्मीद है कि वो हम अपनी क्लासरूम में और अपने उस इन्वायरमेंट में जहाँ हम दोबारा स्कूल की तरफ वापस जाएंगे और अपने क्लासरूम में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, उस वक्त आपकी इन बातों को ज़रूर हम वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ऑल ओवर टू यू। Okay, let's start. As I've told you before, I'm a maths teacher. तो मेरी ज्यादातर एग्जाम्पल्स में जब मैं बात करूंगी तो मैथ्स आएगा, बट दीज आर द मेथोडोलॉजीज एंड ट्रेनिंग्स दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी सब्जेक्ट। जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक नहीं होता कि ये मैथ्स के लिए, ये इंग्लिश के लिए, ये उर्दू के लिए। सो अगर मैं बार बार सिर्फ मैथ्स की एग्जाम्पल दूं तो दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ मैथ्स के लिए अप्लाई हो रहा है। हमारा टॉपिक है लर्निंग मैथमेटिक्स विद गेम्स। बिफोर आई स्टार्ट एनी proper presentation, can you share the screen? Slide share. Okay. अपनी पीपीटी ऑन कर दीजिए। आप सबको एक हाथी नजर आ रहा होगा। मुझे आपके आंसर्स चाहिए कि इस हाथी को देख के आपके जहन में कोई ख्याल आ रहा है। सर इब्राहिम, आई वांट यू टू बी द ऑडियंस। जो वो कमेंट्स आएंगे तो जस्ट काइंडली पास इट ऑन, क्योंकि मैं लाइव सेशंस करती हूँ तो मेरा ज्यादा स्टाइल वही है कि आई वांट एन इंटरैक्टिव सेशन। जो भी कमेंट्स आएंगे मैं आपको फौरन जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी तक तो मिस कोई भी नहीं आया, लेकिन अगर मैं इस शेयर कर दें, मैं अगर अपने इस पिक्चर को देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि एक सिनेरियो अगर स्कूल का लेना हो तो ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक बच्चे को खंबे के साथ बांध दिया है और उसको मैंने कहा कि तुम्हें इर्द गिर्द इसी तरफ घूमना है, इससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैंने बाउंड कर दिया उसको एक पर्टिकुलर एरिया में रहने से। ओके, वेरी गुड, वेरी इनोवेटिव। कुछ और इसके साथ, बच्चा तो बंधा हुआ है, कुछ और इसके साथ हमारे जहन में कोई और बात आती है?
बाकी being a तो बस ये teacher, है कि being an बेचारा, educator? बाकी ये है कि बस वो एक स्कूल है, स्कूल में बच्चा आता है, वो पढ़ता है और उसी के सराउंडिंग में रहता है और वहीं से चला जाता है। उसके बाद जब वो घर जाके उसकी कोई उस तरह की मैं लर्निंग नहीं हो पाती है। ओके, मैं इसी सिनेरियो को एक टीचर की तरह एक्सप्लेन करूंगी। अगर एक टीचर को देखा जाए तो जैसे बच्चा बंधा हुआ है, वो टीचर भी बंधी हुई है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट शी इज बाउंड टू डू सम सर्टन थिंग्स। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं? जी मैम, बिल्कुल। हमने जब मैथ्स पढ़ा था तो हमें शुरू से ये सुनने को मिला मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैथ्स बोरिंग है, मैथ्स टफ है। हम में से 90% लोगों का यही डोमेन बन गया है। हम सोचते ही ऐसे हैं कि मैथ्स मुश्किल है, इसको किसी ऐसे तरीके से सिखाओ, इसको कुछ ऐसा कर लो कि बच्चे को समझ आ जाए। आपके ख्याल में मैथ्स वाकई ही मुश्किल है? मैम, मैथ्स अगर मुझे पूछेंगे तो मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है। और इनिशियली अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो सॉल्व भी ना हो रहा हो, तो उसमें मुझे ज़्यादातर मज़ा आता है, क्योंकि उसके तरीके ढूंढते ढूंढते ढूंढने में मुझे और 10 तरीके ऐसे नज़र आ जाते हैं जिससे बाकी सवाल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और जो सॉल्व हो भी चुके होते हैं उनको एक नए तरीके से सॉल्व करने का एक आंसर भी मुझे वहाँ से मिल जाता है कि हाँ यार, ये सवाल ऐसे भी हो सकता था अगर मैं करूँ तो, और ये इजी हो जाता है मेरे लिए। हाँ, लेकिन कुछ टीचर्स के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किल होता है कि मैथ जब बच्चों की अगर बात करें, जब मैथ आता है तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसमें ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, इतने सारे स्क्वायर लगा के मैं कहाँ स्क्वायर करूंगा इसको। एक्चुअली सिनेरियो ये है कि जब वो बच्चा छोटा होता है या हम जब छोटे थे तो हमने वो चीज उसी तरह देखी थी कि ए स्क्वायर क्या था या बी स्क्वायर क्या था या ए प्लस बी स्क्वायर क्या था। हम बड़े भी हो गए तो हमें जैसे टीचर्स ने सिखाया हमने वैसे ही सुना और वैसे ही आगे पास कर दिया। 90% होता ये है कि जूनियर लेवल पे जो टीचर्स होती हैं दे आर नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड। हम क्लास टीचर कॉन्सेप्ट बेस पे टीचर्स को लेते हैं, उसने मैथ्स भी पढ़ाना है, उसने इंग्लिश भी पढ़ाना है, सोशल स्टडीज भी, इस्लामियात भी, आई गेस मेजर सब्जेक्ट्स एक टीचर पढ़ा रही होती है। तो उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिटी नहीं आती है। जब अर्ली क्लासेस में एक ऐसी टीचर उन बच्चों के पास आ जाती है दैट मे बी is having too much knowledge about science and English and the rest of the subject, but उसका अपना मैथ्स अच्छा नहीं है या उसको उतना पैशन नहीं है मैथ्स पढ़ाने का, तो वो बच्चों को बस गुजारे लायक मैथ्स पढ़ा देती है। जब बचपन में आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं होते तो वो आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि दिस इज टफ। हम बाद में उसको जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो जो एक गिरा दिमाग में बंदी होती है वो खुलती नहीं है। सो बीइंग अ टीचर, यही गिरा हमारे जहनों में भी हमारी टीचर्स ने बचपन में बांधी थी। कुछ मेरे जैसे और सर इब्राहिम जैसे बंदे हैं जो जिनको सब्जेक्ट के प्यार ने, पैशन फॉर द सब्जेक्ट was the major item जिसने हमें ये गिरा नहीं बंधने दी और हम शायद उसकी खोज में निकल पड़े। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो जब बस उसको वहीं पे रिस्टेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम टीचिंग में या किसी भी डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं तो उसके 3 तरीके हैं। अपना माइंडसेट बदलें। अगर आप अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे तो आपको किसी भी ट्रेनिंग सेशन के लिए कुछ भी आप कर ले, वो आप में कोई चेंज नहीं ला सकेगा। अल्लाह मियां ने हमें जब इस्लाम में हमें लाते हैं तो सबसे पहले हमें कलमा सिखाते हैं। कलमे का पहला वर्ड है ला। ला का क्या मतलब है? ला का मतलब है नहीं। तो हमें पहले कहा गया कि जो भी चीज हमने पहले से जानते थे, जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें सिखाई और सारी हमने सीखी हुई है, पहले उसको हम भूल जाए, उसको नलेफाई करें और फिर उसके बाद नई चीज सीखे। तो आई थिंक लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले यही चीज है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म में जाएं, मैं भी जो चीजें मैं आपको बताऊं वो सब आपको आती हूँ, बट बीइंग एन एक्सपीरियंस टीचर, जब मैं किसी भी वर्कशॉप में जाती थी तो शायद 90% चीजें मुझे पता होती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, बेशक 10% हो, हर चीज से, हर वर्कशॉप से कुछ ना कुछ आप नया सीखते हैं। सो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी अटेंटिव, टू बी टेक पार्ट इन द डिस्कशन, ताकि हम इसको इंटरैक्टिव सेशन बना सके और अपने अपने ये जो गिरा है कि जी हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम बाउंड हैं, उन चीजों को खत्म करने के लिए नए रास्ते ढूंढें। यहाँ पे फिर मैं एक छोटा सा कोट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। चेंज इज ओनली पॉसिबल फ्रॉम विद इन यू।
हमारे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम किसी भी सिनेरियो को, किसी भी इलाके को उस वक्त तक खुशहाली नहीं दे सकते जब तक वो पढ़े लिखे ना हो। सबसे ज्यादा एक एजुकेशन है जो किसी भी कॉम की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकती है। और हमारे जो टीचर्स हैं और हमारा जो टीचिंग सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना बैकवर्ड है कि वी आर नॉट एबल टू डू दैट इन अ प्रॉपर वे। मेरी इस वर्कशॉप की थोड़े से लर्निंग आउटकम्स हैं जिसमें मैं आपके सामने स्लाइड पे शो हो रही हैं। स्पेसिफिकली है कि आप खुद इस सिनेरियो के हिसाब से देखें, अपने आप को एनालाइज करें कि भाई आपको क्या क्या आता है, और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप जिस भी रोल में हैं, आप एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं या एज अ टीचर देख रहे हैं या एज अ कोऑर्डिनेटर या एज अ ब्रांच हेड, हुएवर यू आर, अपने ऑर्गेनाइजेशनल रोल के हिसाब से उसको एनालाइज करें कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता, और जो नहीं पता की तलाश है उसमें शामिल हो जाए। हम क्रिएटिव माइंड्स और लर्निंग प्रोसेस को फन बनाने की इसमें बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आपको कोई भी अच्छा आइडिया है तो काइंडली डू शेयर विद अस एज वेल। हमें जो भी हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, हमें एक अप्रिसिएशन पैदा करनी है टुवर्ड्स द लर्निंग। जब बच्चे को पढ़ना या सीखना अच्छा लगेगा या वो टीचिंग स्टाइल के साथ ज्यादा अडॉप्ट हो जाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकता है। और सबसे ज्यादा बच्चे से ज्यादा हमें अपने स्किल्स को एनहांस करना है ताकि हम इस टीचिंग के प्रोसेस को आसानी से आगे ट्रांसफर कर सके। और सबसे आखिर में इनकलकेट वैल्यूज। अब यहाँ पे कहेंगे मैथ्स में या इंग्लिश में, चलो बाकी सब्जेक्ट्स में फिर भी है, लेकिन मैथ्स में वैल्यूज के क्या ताल्लुक? हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो और कुछ नहीं तो ईमानदारी का और बेईमानी का कॉन्सेप्ट तो दे सकते हैं, जजा और सजा का कॉन्सेप्ट तो दे सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रिलेट कर सकते हैं विद रियल लाइफ। तो अगर आपके एक क्लास के लेसन में अगर सिर्फ एक जुमला आप वैल्यू वाला बीच में ऐड कर दें तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। एक छोटा सा सिनेरियो है यहाँ पे, स्क्वाड एनालिसिस बोलते हैं, यू ऑल मे बी फेमिलियर विद इट। यहाँ पे मैं इसको एक छोटे से नए एंगल में आपको पेश करूंगी। You all know that there are 4 aspects: strengths, weaknesses, opportunities, and threats. As you can see from the diagram, that strengths and weaknesses are internal and opportunities and threats are from external. Like being a teacher, आपके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और वीक पॉइंट्स हैं वो आप खुद अपने एक पेपर पे लिखें और देखें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटीज आ गई, जो आपको प्रमोशन का कोई चांस मिलता है या किसी और स्कूल में कोई भी आपको इनविटेशन आती है टू मूव ऑन। थ्रेट्स क्या है कि हम अगर मूव करेंगे टू बेटर पोजीशन उसी इंस्टीट्यूट में या किसी और इंस्टीट्यूट में, तो हमारे वो कंफर्ट जोन में है या नहीं है। हमेशा याद रखें कि अगर एक बंदा एक चीज को अपनी स्ट्रेंथ समझता है तो इवेंचुअली दैट इज अ स्ट्रेंथ। हम वीकनेसेस हमारी ज्यादातर खुद साख्ता होती हैं, वो हम समझ रहे होते हैं कि शायद ये हमारी वीकनेस है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट अ वीकनेस। जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं उसमें बेटर डिसीजन के साथ आप एक थ्रेट को भी अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज जो मैं बड़ी स्पेसिफिकली टीचर्स के साथ बात करना चाहूंगी कि इन आवर अर्ली प्रोफेशन, जब हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में या प्रोग्रेस के लिए किसी भी सिनेरियो में शिफ्ट करते हैं, स्पेशली वो लड़कियां जो शादी से पहले टीचिंग लाइन में आती हैं और बाद में शादी करके या मूवमेंट की वजह से छोड़ देती हैं, तो ये चीजें प्लीज काइंडली अपने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले शेयर किया करें, क्योंकि उस बच्चे का सोचें कि जो बच्चा वो पूरा साल सफर करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर लिविंग और बिकॉज ऑफ योर शिफ्टिंग। तो being a prophet's profession, we should be religious with our profession and we should be very very professional in this manner. हम जरूर opportunities को avail करें, हम जरूर betterment की तरफ जाएं, but with professionalism. Professionalism क्या कहता है कि आप एक regular process के through जाएं. If you're leaving, तो your heads should know well before in time so that other teachers can cope up with the situation, और hiring हो जाए और बच्चे सफर ना करें किसी भी केस। I hope I am explaining the things clearly. Yes, ma'am. Sir Ibrahim? जी मैम, बिल्कुल। Okay. So let's come to the formal session. हमने हमेशा सुनते आए हैं बहुत सारे P's हैं, C's हैं, different teaching methodologies हैं. In our previous session, I was
अटेंडिंग अ वर्कशॉप कोर स्किल्स के ऊपर, एक शायद स्मार्ट गेम्स वालों का ही एक सेशन हो रहा था, तो वहां पे ये बात हो रही थी कि जी कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर द बेसिक 4 C's ऑफ टीचिंग। इसी तरह जब आप किसी और जगह पे देखेंगे या नेट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी कि 4 P's ऑफ टीचिंग आर पैशन, पर्सनालिटी, प्रेजेंस, प्रिपरेशन। देयर आर many more teaching scenarios and effective there are, sorry, my phone is ringing. So there are many more teaching techniques and teaching scenarios and methodologies that we are adopting nowadays. जब हम इतनी सारी चीजों की बात करते हैं और हम बात करते हैं हम कम्युनिकेशन करें, ओके, इन द करंट सिनेरियो वी कैन कम्युनिकेट थ्रू नेट। क्रिएटिविटी, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे जहन में यही आता है कि या हम कोई पैसेज लिख रहे हैं या कोलैबोरेटिव थिंकिंग के साथ कोई क्रिएटिव राइटिंग हो रही है या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इन ऑल दोज थिंग्स क्रिएटिविटी हमें फिजिकल लगती है। हम डिजिटल मीडिया पे क्रिएटिविटी को कैसे करें, दैट इज अ न्यू पॉइंट दैट वी हैव टू थिंक एंड दैट वी हैव टू लर्न एज अ टीचर। कोलैबोरेशन के लिए हमने कौन से मेजर्स इख्तियार करनी है। व्हेन वी आर गोइंग टू कम एट क्रिटिकल थिंकिंग, तो बाकी सब्जेक्ट्स में फिर भी हम इस चीज को कुछ हद तक कवर करते हैं, बट इन मैथ्स वी आर कवरिंग इट टू मेजर एक्सटेंट, क्योंकि अब हमारी जो बुक्स हैं वो कंपैरेटिवली इस तरीके से बिल्टअप हुई हुई हैं कि मेजर टॉपिक्स आर रिलेटेड एंड दे आर ऑल हैविंग सम क्वेश्चंस और सम एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्रिटिकल थिंकिंग। एज अ टीचर हमारा काम सिर्फ इतना रह जाता है कि उनको अच्छी तरह इंप्लीमेंट करें और जिन टॉपिक्स के साथ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है वहां पे आप इंटीग्रेशन दे दें। इसी तरह जब 4 P's की बात करते हैं तो पैशन, तो मैंने और सर इब्राहिम ने आपको पहले बता दिया कि दैट इज द लव ऑफ द सब्जेक्ट। इफ यू हैव दैट लव यू कैन गो इन द डेप्थ्स ऑफ द सब्जेक्ट। सेकंड इज पर्सनालिटी। योर पर्सनालिटी शुड बी टीचिंग का मेन जो रोल मॉडल होता है उसके लिए कुछ वर्ड्स इख्तियार किए जाते हैं कि लाइक इट्स अ मदरली, इट्स अ फादरली, इट्स अ सिस्टरली, इट्स अ फ्रेंडली, लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पर्सनालिटीज। हमें एट अ टाइम उनके फ्रेंडशिप के लिहाज से भी बात करनी है ताकि हम उनके एसेसिबल हों, हम उनको बात कर सके, और हमने एक फर्म कैरेक्टर के तौर पे भी बात करनी है ताकि वो उस बात का, आपके फ्रेंडली नेचर का या फ्रेंडली टॉक का नाजायज फायदा ना उठाए, आपकी क्लास कंट्रोल भी सही रहे। देन इट कम्स प्रेजेंस। अब प्रेजेंस नॉर्मली वो होता है कि हाँ जी एक जगह हम खड़े भी हैं, या हम जब डिजिटल मीडिया में बात करते हैं तो प्रेजेंस इज लाइक आई एम प्रेजेंट इन योर फोरम राइट नाउ। लेकिन जब हम इधर बात करेंगे तो प्रेजेंस इज बेसिकली योर पर्सनालिटी, हाउ यू एक्ट, हाउ यू क्रिएट मैजिक इन द क्लास। अब कुछ लोगों को तो वो गॉड गिफ्टेड है, उनका बात करने का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि अगले उसको देख के खुद ब खुद इंस्पायर हो जाती हैं। But there are many other things that we have to learn and be a role model. And last is preparation. You all know that without preparation nothing is हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, प्रिपरेशन नहीं होगी तो यू आर स्टक। अब जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं तो मेजर थिंग्स जो हम अभी बात कर रहे हैं 4 C's में या 4 P's में, वो करंट सिनेरियोज में कोविड-19 और लॉकडाउन के साथ खत्म हो गई। हम प्रेजेंस कैसे दे, वीडियो बनाना ही नहीं आता, लाइव सेशन लेना ही नहीं आता, पैशन है, नॉलेज है, बट वी कैन नॉट डू इट। प्रिपरेशन कैसे करें जब हमें मैथ्स तो आता है, इंग्लिश तो आती है, बट हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हमें नो हाउ ही नहीं है। सो ये बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे आ रही हैं। सो इन दैट सिनेरियो आई हैव प्रेजेंटेड my own methodology and I think you will agree with it. 4 D's means dedication. Dedication as with the meaning clear कि हमें इतना डेडिकेटेड होना चाहिए कि जो चीज नहीं आती वो हम सीखेंगे। यू हैव टू बी stubborn. If you want to learn something, you will. When there's a will, there's a way. डिवोशन में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो जाती है, लाइक हमारा फर्ज है कि हम सीखें। इट्स नॉट जस्ट योर, मेरे कहने का मकसद है हमें उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है कि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं, उनका कितना नुकसान हो जाएगा। एक एम्पैथी का फैक्टर उसमें आ जाता है। डिसिप्लिन, ठीक है, हमने सीखनी भी है चीज, लेकिन हमें सीखने के लिए एक सेट सिनेरियो चाहिए। अगर वो सिनेरियो नहीं होगा
तो हम उसके ऊपर कॉपी नहीं कुछ भी अमल नहीं कर सकेंगे। और डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन मेक्स द थिंग्स परफेक्ट। और लास्ट में आ जाते हैं डिजिटलाइजेशन पे कि बाय हुक और बाय क्रोक वी हैव टू बी ऑल डिजिटलाइज्ड। हमें इस सिनेरियो में हर हाल में डिजिटल मीडिया की टेक्निक्स को सीखना है। हम टीचर से, एजुकेटर से, ट्रेनर से दोबारा स्टूडेंट्स बनेंगे और ये चीजें सीखेंगे तो तभी हम एक कामयाब टीचर या एजुकेटर बन सकते हैं। मैम एक बात सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि डिजिटलाइजेशन एक, क्योंकि हम मैथ की बात कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे एक मैथ क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ाया तो एक्सप्लेनेशन से जाता है, उसके लिए आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स चाहिए होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सामने बोर्ड होना चाहिए। तो टीचर्स, एक मैथ अगर टीचर की बात करें तो वो ज़्यादातर जो है वो इस चीज़ पे कॉन्शियस हो जाता है कि अब मुझे डिजिटल लर्निंग करवानी है तो वो कैसे होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास तो एक बोर्ड होता था जिसमें मैं सवाल लिख के सॉल्व करता था, अब ये कंप्यूटर आ गया, अब कंप्यूटर पे कैसे सॉल्यूशन हो सकेगा, वो बच्चे समझ सकेंगे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या बच्चे समझ रहे होंगे, क्या बच्चे उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि वो प्रोड्यूस अपने एक्सरसाइज जब सॉल्व करें तो उसको प्रोड्यूस कर सकें। देखिए मेरा कहने का मकसद बेसिकली इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का, डिजिटलाइजेशन का टॉपिक लाने का मकसद ही सबसे ज्यादा यही है कि किसी भी और टॉपिक में जब आप बात करते हैं तो कोलैबोरेशन के लिए आपके पास वॉल्स हैं, आपने वर्ड स्टिक किए, आपने ओरल बोला एंड यू एंड अप विद समथिंग, बट मैथ्स में आपके पास कुछ नहीं है। सेकेंडली, व्हेन यू आर गोइंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, आपको जूम का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको और भी बहुत सारी जगह पे व्हाइट बोर्ड मिल रहा है, कहीं पे पेड है, कहीं पे फ्री वर्जन है, बट इन ऑल द प्लेटफॉर्म्स आपको पहले तो ये सीखना है कि आप अपनी इक्वेशन लिखेंगे कैसे। व्हेन यू आर राइटिंग ऑन टच बोर्ड, हम तो डिजिटल मीडिया के इतने एडवांस नहीं है कि हम लिखें और बिल्कुल नीट आ जाए, तो आपकी राइटिंग ऐसी आएगी कि जो 1 के बच्चे की भी नहीं आएगी। तो पहला इम्पैक्ट ही खत्म हो गया कि आपने राइटिंग ऐसी लिखनी है कि बच्चा उसको कॉपी करे तो उसकी राइटिंग अच्छी हो। तो जब हम खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमने सबसे पहले इस सिनेरियो में अपने आप को एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना है इन कोर्सेज। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, बहुत सारी फ्रीलांसिंग की साइट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जो है वो ऑफर हो रहे हैं। अभी जैसे आपका ही मैंने देखा था, फ्रीलांसिंग पे हमारा एक कोर्स फ्यूचर में लॉन्च हो रहा है। इस टाइम पे जो मेजर एजुकेटर्स हैं दे आर ऑन टू ट्रेनिंग सेशंस, और मजे की बात यह है कि दे आर डिलीवरिंग इट अप्रोक्सीमेटली फ्री, बहुत बहुत कम चार्ज कर रही हैं। जो नॉर्मल सिनेरियो में अगर आप 10-10, 20-20 हजार दे के जो सिनेरियोज अटेंड करते थे, जो सेशंस अटेंड करते थे, वो अब आपको सारे फ्री मिल रहे हैं बिकॉज एवरीबडी इज एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी। और उसको अपने अपने सर्वाइवल के लिए और अपने स्टूडेंट्स को रीच करने के लिए ये चीजें करनी पड़ रही हैं। तो मेरा आप सबको ये मशवरा है कि सबसे पहले खुद सीखने के अमल में आए। लाइक जब मैंने फर्स्ट उसमें स्टार्ट किया तो इट टुक मी कंप्लीट 1 मंथ, दो आई एम डिजिटल लिटरेट, में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ, बट व्हेन आई ट्राइड दीज सॉफ्टवेयर्स इट टुक मी 10 months टू मेक अ 2-minute वीडियो, जो आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने देखी भी। देखने में वो सिंपल 2+2 4 होगी, बट उसके बनाने में और उसके सीखने में जितना टाइम लगता है ये सिर्फ बनाने वाला जानता है। सो इस टाइम पे टीचर्स की लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत स्टूडेंट की, कि हम ये स्टेप अगर सही तरीके से सीख लें तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट जंप करके आप सिर्फ उनको दे दें। अभी हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और हाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस मीडिया इन आवर प्रेजेंटेशंस में डिटेल में बात करूंगी। सर, डू वी हैव एनी ऑडियंस? हमें कोई कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बिल्कुल मैम, कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, लोग हमारी बात को एग्री कर रहे हैं। कुछ जो एक दो सवाल मैं आपसे अभी पूछने वाला हूँ ये थे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास मैथ गेम्स और इनकी प्रैक्टिस के लिए क्या ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल मौजूद हैं? अगर हैं तो वो अगर आप शेयर कर सकें उनके साथ कमेंट बॉक्स में। जी जी, बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं, बट हमारा अलमिया ये है कि दे आर ऑल फॉरेन साइट्स। लाइक मैं खुद 2-3 साइट्स पे जिनको मैं काम करती रही हूँ, मैंने उनके मैसेजेस देखे हैं, बट दे आर ऑफरिंग जस्ट अ मंथ फ्री। मैं आपको एंड पे इनके कमेंट्स में वो लिंक शेयर कर दूंगी। दोज हु वांट टू गो एंड ट्राई दैट, दैट्स प्लस पॉइंट। बहुत सारे एजुकेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट
जस्ट फॉर सोशल फैक्टर ये चीजें अपने चैनल्स पे शेयर करना शुरू हो रही हैं। तो व्हेन आई एम ओवर विद द सेशन आई जस्ट गिव सम लिंक्स, उसमें आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन सर? नो मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके सर, अभी हम एक छोटा सा वो करेंगे, क्वेश्चनियर टाइप चीज है। सॉरी, आई हैव टू ओके 4Ds की बात हो गई। एक छोटी सी असाइनमेंट आ रही है आपके लिए, जस्ट टू सी दैट ऑल ऑफ यू आर attentive and all of you are taking part in it. मैंने बोर्ड के ऊपर रोमन में लिखा है 6, सॉरी मैंने 9 लिखा है। Any suggestion that how you can make this 6? सर मेरी बात क्लियर हो रही है? जी मैम, हमें इस 9 को 6 बनाना डालनी है जी। हमने कोई चीज काटनी नहीं है, हमने कोई और चीज नहीं करनी है, सिर्फ एक लाइन हम ऐड कर सकते हैं। मैथमेटिकली कोई भी लाइन आप इसमें ऐड करें तो ये 6 बन जाए जी। एनी सजेशन? व्यूअर्स, अगर आप हमें देख रहे हैं तो काइंडली जो है वो इस सवाल का जवाब दीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सवाल। आई होप कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब हमें इस बात का जवाब देंगे। अपनी राय जो है वो शेयर कीजिए हमारे साथ। जी सर, एनी आंसर? एक जवाब यह है कि 8 आ सकता है, इट कैन बी 8। उस तरह तो बहुत कुछ बन सकता है, 11 भी बन सकता है, बट वी वांट टू शिफ्ट जस्ट 1 लाइन। 4 भी बन सकता है, हमने 6 बनाना है किसी तरह। वी आर जस्ट गोइंग टू वेट फॉर 1 मिनट सर। मेरे पास एक जवाब है, अगर आप चाहें तो मैं वो दे सकता हूँ अभी, लेकिन ऐसा ना हो कि वो जवाब आंसर को रिवील कर दें। Okay, we have one answer. Write S. Very good. हम अगर S लिख देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, is S a line? नहीं, S देखा जाए तो सर बस एक ही पैटर्न है, तो कर्व लाइन हम कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैथमेटिकली S is a line। हम जब भी बात करेंगे तो कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि एस तो अल्फाबेट है, इट्स नॉट अ लाइन, बट इट इज अ कर्व लाइन। ठीक है, वेरी गुड। ये जिसका भी आंसर था, आई गेस बानो यूनिस ने हमें आंसर किया है। बानो, वेरी गुड। देयर इज अनदर वे टू डू इट। कोई और इसको दूसरा तरीका सोच सकता है? फाइव भी ऐड हो सकता है मिस। 5 ऐड हो सकता है क्योंकि 5 का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो है वो एस की तरह ही होता है। सर ठीक है, आपकी बात कुछ हद तक ठीक है कि इट इज सिमिलर टू 6, बट हमने एस ऐड किया या 5 ऐड किया, दैट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग, बट देयर इज अनदर वे, स्टिल अनदर वे। अगर आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन जस्ट ड्रॉ इट ऑन अ पेपर एंड शेयर द पिक इन द कमेंट्स। जी, आई थिंक हैंड्स अप हो गए हैं। शुड वी गो ऑन और थोड़ा वेट करें? आई थिंक जो है वो लोग सोच में पड़ गए, तो मिस आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो जैसे हमने बात की, दिस इज वन ऑफ द वे टू डू इट। सॉरी, ये मेरा पीछे आ गया। जो आपने स्ट्रेट लाइन बीच में देखी है, उस लाइन का क्या मतलब है?
मैं यहां से आपको दोबारा दिखा देती हूँ। दिस इज द वे। क्लियर? एक हमने ऐसा ऐड किया है, और एक हमने लाइन ऐड की है। मैं दोबारा उसको प्ले कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये लाइन कैसे सेक्स बना रही है? इट्स अ मिरर शेप। जी, मिरर शेप। आप इसको फोल्ड करें, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। इफ यू फोल्ड इट ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है जो लोअर साइड पे है, दैट विल बिकम 6। एक पेपर पे इसको लिखें सिमेट्रिकल, और लाइन ऑफ सिमेट्री पे फोल्ड कर दें, तो आपका एक हाफ जो है वो 6 शो हो जाएगा रोमन में। एक तरफ 4 शो करेगी, एक तरफ 6 शो करेगी। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। जी मैम। ओके, तो ये एक छोटा सा एक क्लिप था, जस्ट टू शो दैट हाउ वी कैन introduce small little things in our teaching methodology that create interest and that make it engaging. हम आज के करंट टॉपिक की तरफ आते हैं, इंट्रोड्यूसिंग गेम्स। जब हम गेम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्मार्ट गेम्स के प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड आई वुड लाइक टू हैव मिस्टर इब्राहिम एक्सप्लेन दिस टॉपिक दैट व्हाट इज गेम्स एंड गेमिफिकेशन, क्योंकि जो खुद आइडिया लेके चलता है वो मेरे से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, तो उनके होते हुए मेरा एक्सप्लेन करना सही नहीं बनता। ओवर टू यू सर इब्राहिम। थैंक यू मैम। एज यू नो दैट स्मार्ट गेम्स एकेडमी ऑलरेडी जो है वो इस तरह के गेम्स में डील करता है जो क्लासरूम के अंदर बच्चों को यूज करने में काफ़ी एनहेंस करती हैं। हम ये देखते हैं, ये जो हमारा आइडिया आया था वो इस तरीके से आया था कि हमने ये देखा था कि बच्चों को जो है वो काफ़ी डिफिकल्टी फेस होती है किसी चीज़ को समझने में, और उसके बाद ये होता है कि एक टीचर जब एक कॉन्सेप्ट या एक सम समझाता है, उसके बाद वो एक चंक्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो होती है वो करनी होती है हमें। अब बच्चा जो है वो उसको करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जो है वो फेल हो रहा होता है, और इसके नतीजे में जब वो फेल हो रहा होता है तो वो उस पोजीशन पर आ जाता है कि वो अब हैंड्स अप कर लेता है, और बाद में अगले दिन आके या तो वो कॉपी करवाएगा या फिर अपने ट्यूशन टीचर से सॉल्व करवाएगा। कुछ इस तरीके सिनेरियो से हो जाता है जहाँ पे उसको सॉल्यूशन मिल जाता है और वो उसको करने लग जाता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज को रिड्यूस करने के लिए और बच्चे की एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ाने के लिए कि वो अपनी लर्निंग को खुद अपने सेल्फ पर एनालाइज करे, अपने सेल्फ को इवेल्युएट करे, तो इसके लिए जो है वो हमने डिफरेंट बोर्ड गेम्स तैयार की हैं डिफरेंट मैथ्स के टॉपिक्स को लेते हुए। एक एग्जांपल जिसमें आपके साथ शेयर करूंगा, हमारे सेशन में ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके थे हमने, जब टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू गेम्स हमने किया था, तो हमारे पास जो फैसिलिटेटर थी मिस सना शरीफ, उन्होंने जो है वो काफ़ी गेम्स को डिस्क्राइब भी किया था जो हमारे पास मौजूद है। उनमें से एक गेम को मैं भी सिर्फ एक डेमो के लिए आपके पास डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि इंटीजर्स वाला जो गेम होता है हमारे पास जो हमने डेवलप किया है, तो इंटीजर्स बेसिकली बच्चों को समझने में काफ़ी मुश्किल होती है। -5 + 2, अब जब इसका आंसर पूछेंगे तो 5 में से 2 वो तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर इसका उलट कर दें 2 - 5, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 2 है तो 5 निकलेंगे कैसे। ये तो हो सकता नहीं, सवाल ही गलत है। सवाल गलत नहीं है, आपको साइंस पर फोकस करना है। प्लस का है, 2 प्लस का है और -5 का है, तो वो नेगेटिव साइन जो है वो कम होती है उससे, तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि हमेशा प्लस साइन बड़ी है, +2 का साइन बड़ा है और -5 का साइन छोटा है। तो इस तरीके से आप बच्चे की जो है वो कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग पैटर्न, जब आप उसमें थिंकिंग पैटर्न डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही ये जो है बच्चा जो है वो खुद सोचने में मजबूर हो जाएगा कि हाँ इसका ये सॉल्यूशन तो है। इसी तरह जैसे हमने बोर्ड मार्क्स की गेम डिस्क्राइब की थी, तो उसमें हमने कहा था सिर्फ कार्ड्स हम बच्चों को देते हैं। तो इसमें ये हुआ था कि जब आपने भी वो जब सेशन के दौरान उसमें जब एक गेम आपको प्ले करने के लिए कहा गया तो आपने डिफरेंट ऑपरेशंस यूज किए थे। तो उसमें आपने ये देखा कि आपने सवाल खुद बनाया और आपने जवाब भी खुद ही दिया था। हमने सिर्फ आपको एक आंसर प्रोवाइड किया कि ये लाना है, ये प्रूव करना है आपको। तो आपने सवाल भी खुद डेवलप किया और उसके आंसर तक भी आप खुद ही सॉल्यूशन के थ्रू पहुंचे। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि बच्चा जो है वो मैथ को खुद ही प्रॉब्लम उसको सॉल्व करे और खुद ही उस प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करे और फिर उसके जड़ तक जाए। इस तरीके से जो है बच्चा अपने थिंकिंग पैटर्न्स पर आएगा और मैथ का जो एक सब्जेक्ट जो बहुत हद तक मुश्किल लग रहा होता है बच्चों को, वो इजी वे में बच्चों के साथ जो है वो इंटरेक्ट किया जाएगा।
सिर्फ ये ऐसा नहीं कि टीचर्स ही यूज कर सकते हैं, ये गेम्स बाकायदा जो है वो बच्चे भी जो है वो कर सकते हैं, और बच्चे भी इसमें जो है वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ भी इस गेम्स को खेल सकते हैं। ये अवेलेबल है आपके पास, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये गेम्स आपने बच्चों को घर पे दें। जो प्लेइंग टाइम बच्चों का होता है जहाँ पे वो स्क्रीनिंग ज्यादा यूज कर रहे थे, तो वहाँ आप पॉजिटिवली ये गेम्स बच्चों को प्रोवाइड करके उनको ये गेम खिलवाएं। आई एम श्योर कि जो पेरेंट्स काफी कंसर्न होते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो पूरे दिन मोबाइल पे या टीवी पे लगा होता है और खेल नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपको एक हद तक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आपका बच्चा इस गेम्स के थ्रू, जो बोर्ड गेम फिजिकल गेम्स हमारे पास मौजूद हैं, उसके थ्रू जो है वो काफी हद तक लर्निंग कैपेबिलिटीज जो है उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी, और वो खुद जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो हम वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। जी मिस, ओवर टू यू, आपके पास दोबारा आते हैं। ओके, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर इब्राहिम। और फिर भी अगर किसी को इस टॉपिक पे और डिटेल्स देखनी है तो स्मार्ट गेम्स का ही एक प्रीवियस सेशन है जो सना शरीफ ने किया था, एंड द होल कॉन्सेप्ट वाज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ गेम्स एंड विजुअल्स एज वेल, जो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिनेरियो। हम जब बीइंग अ क्लास टीचर बात करते हैं तो हमारे पास बहुत छोटा डोमेन होता है जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो सर स्क्रीन शेयर कर देंगे। हम स्मार्ट एक्टिविटीज के थ्रू गेम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक जब आपने स्टार्टर एक्टिविटीज करनी है, कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, तो छोटी छोटी गेम्स उठा के ले। लाइक आप एडिशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रही हैं तो आप डाइस को क्लास में ले आए, डाइस के साथ आप नंबर्स थ्रो करेंगे। छोटे बच्चों ने 1 डिजिट एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो 2 बच्चे आए एज अ टीम, एक ने एक डाइस पे नंबर थ्रो किया, दूसरे ने दूसरे पे किया, और जो भी वो होता है वो ऑपरेशन प्लस या माइनस उनको इंट्रोड्यूस कर दें। दैट कैन बी प्लेड इन द फॉर्म ऑफ पेयर वर्क एज वेल। ये दोनों जो बच्चे साथ बैठ रही हैं वो दोनों आपस में कंपटीशन करें और विनर को फिर बाद में आप एक कंबाइंड सेशन उसका करवा लें। इसी तरह आप इसकी सामने प्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि कोई भी एक गेम ऐसा उठा लें जो ट्रू फॉल्स के ऑप्शंस के साथ हो, और आप क्लास के बजाय पूरे स्कूल में असेंबली प्रेजेंटेशन में वो क्वेश्चंस करते जाएं एंड द होल स्कूल इज आंसरिंग देम। अब नॉर्मली क्लासेस और सेक्शंस होते हैं, जैसे जब हम पढ़ाते थे तो 5-5, 6-6 सेक्शंस होते थे, तो आप एक ही टाइम पे 20 मिनट्स की असेंबली में एक कोई कॉन्सेप्ट छोटा सा लेके उसका कोई भी एक छोटा सा क्विज बनाए या एक छोटी सी एक्टिविटी बनाएं और उसको आप असेंबली प्रेजेंटेशन में ले जाए। बेशक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन उसको बीच में एक फन फैक्टर ले आएगा, पैशन ले आएगा आपके लिए। नेक्स्ट मूव ऑन टू रीइंफोर्समेंट एक्टिविटीज। आप घर में जब उनको बच्चों को काम देते हैं तो आप ऐसी गेम्स उनको बना के दें जो वो घर पे आराम से अपने बहन भाइयों के साथ खेल सके। यहाँ पे जो गेमिफिकेशन की गेम्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगी। आप एज अ क्लास टीचर कोई भी गेम इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। लाइक आपने कार्ड्स के ऊपर ऑपरेशन रखे और डिजिट्स रखे, डबल थ्रो किया कि जी 2 नंबर है उनको प्लस करो और फिर जो भी नंबर आता है उसको या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। इट कैन बी डन विद फ्रैक्शंस एज वेल कि जी पहला नंबर ऊपर आएगा, दूसरा नंबर नीचे आएगा, हर बच्चे ने 2 दफा थ्रो करना है और 2 नंबर्स बनेंगे और फिर उसकी कंपैरिजन होगी। हुएवर हैज द ग्रेटेस्ट नंबर, जो भी फ्रैक्शन बड़ा होगा दैट पर्सन विंस। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए यहाँ पे आप एज अ गेम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑनलाइन गेम लिंक्स। ऑनलाइन गेम लिंक्स इस तरह होंगे कि आपने किसी साइट पे गए और वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड वो आ रही हैं, तो आप वहाँ पे आराम से इनको दिखा सकते हैं। अच्छा, अब जब हम ये सारी बातें करते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है आपका करिकुलम का। हर जो प्रैक्टिसिंग टीचर है वो एकदम से बात करेगी कि सर हमने तो एक करिकुलम है जिसको ख़त्म करना है। जब हम बात करेंगे किसी और सिनेरियो में तो वो फिर भी पॉसिबल है, बट जब हम बात करेंगे अपने इसकी मैथ्स की तो वहाँ पे केस डिफरेंट हो जाता है। इंग्लिश में, मैथ्स, उर्दू में, साइंस में हम बड़े आराम से कोई एक टॉपिक स्किप करके बाकी के 4 या 5 टॉपिक डिटेल में पढ़ाएं तो हम उसमें गेमिफिकेशन भी ला सकते हैं, हम उसमें डेप्थ भी ला सकते हैं, हम उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज को भी ऐड कर सकते हैं।
हम ये कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह दे सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ 5 टॉपिक्स वी आर टीचिंग 4 टॉपिक्स एंड वी आर गिविंग डेप्थ टू द टॉपिक. बट जब मैथ्स की बात आती है तो इफ वी आर लीविंग वन कॉन्सेप्ट, मे बी छोटे मोटे टॉपिक को हम कर भी सकते हैं, बट अ कंप्लीट होल टॉपिक कैन नॉट बी ओमिटेड. जो 1 में पढ़ा उसी की बेस पे 2 आएगी, जो 2 में पढ़ा उसी की बेस पे 3 आएगी, और 3 ऑनवर्ड्स तो वो पॉसिबल ही नहीं रहता. अगर हम अपना सिलेबस कंप्लीशन नहीं करते तो बच्चा इवेंचुअली बड़ी क्लासेस में जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से बिल्ट इन है. लाइक मैं एग्जांपल दूंगी, लाइक बीइंग अ क्लास टीचर, जब आप इंग्लिश पढ़ाते हो आप कॉम्प्रिहेंशन करवाते हो. कॉम्प्रिहेंशन सिखाने के लिए अगर आप 2 टॉपिक्स के बजाय एक टॉपिक उठा लो और उसकी डेप्थ में कॉम्प्रिहेंशन सिखा दो तो द पॉइंट इज क्लियर. आपने बच्चे को कॉम्प्रिहेंड करना सिखाना है, उस पैसेज का रट्टा नहीं लगवाना. लेकिन जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो पहला टॉपिक एडिशन है और दूसरा टॉपिक सब्ट्रैक्शन है. हमें दोनों को कवर करना है. अगर हम दोनों को नहीं कवर करेंगे तो बच्चा लैग बिहाइंड कर चलेगा. सर एनी पॉइंट इस पे कोई आप कहना चाहेंगे कुछ? जी मैम, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल हमें जो है ये एक चंक अगर लेके चलते हैं तो उसको नेक्स्ट क्लास में उसको फॉलो अप करना और नेक्स्ट क्लास में उसे बिल्कुल लाइन टू लाइन लेके चलना बहुत ज़रूरी है. कि वंस एक ब्रेक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हमें जो है वो काफ़ी बैक डाउन कर देता है और बच्चे के वो कॉन्सेप्ट्स को लूज कर देता है, बेसिक्स को कमज़ोर कर देता है. और हमें इस बात का भी ख्याल बहुत रखना चाहिए कि बच्चे को जो है उनकी बेसिक्स के हवाले से काफ़ी हद तक जो है हम उस पर बेसिक्स पे अगर मेहनत करेंगे तो आगे के जो हमारे जो बड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स हैं और ये सब है, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो इजी वे में हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाते हैं. बिल्कुल सर. सर नाउ कैन वी शेयर द स्क्रीन? यस मिस, इट्स देयर. ओके. जब हम बात कर रहे हैं नंबर्स, ऑपरेशंस, मैथमेटिक्स, algebra, measurement, information handling, reasoning and logical thinking, तो all the topics are very important. हम किसी एक को भी मिस नहीं कर सकते. अब जब यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे कि हमने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है और इसके साथ हमें बात आती है ABL, IBL, PPL, CPA, CRA, वैसे ये हैं क्या सारी चीजें? Can anyone tell me? आपने ये नाम पहले सुने हैं? मिस PBL तो सुना हुआ है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कहा जाता है. बिल्कुल ठीक हो गया. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जिसमें हम एक सेट पैटर्न पे एक प्रोजेक्ट दे देते हैं जिसके स्टेप्स पहले से डेवलप किए होते हैं कि उसमें कौन कौन सी लर्निंग स्किल्स शामिल की गई हैं. बच्चा जब वो प्रोजेक्ट करता है तो उन स्टेप्स को जब वो कवर करता है तो उसमें बहुत सारी लर्निंग हो जाती है. ओके, एनी अदर आइडिया अबाउट ABL, IBL, CPA, CRA? ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो जाएगा और IBL इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. ठीक है. और CP और CRA में पहली बार सुन रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका आइडिया चले नहीं है. मैं ठीक हो गया. बेसिकली ये कंक्रीट प्रेजेंटेशनल अप्रोच है और कंक्रीट एक रिप्रेजेंटेशन है और एक पिक्टोरियल है. ठीक है. अब जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को लेते हैं, स्पेसिफिकली जब हम मैथ्स को लेते हैं, तो हम कहते हैं x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. जब हम उसी कॉन्सेप्ट को या फ्रैक्शंस की बात करते हैं, हम कहते हैं 4/7, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. उसी कॉन्सेप्ट को आप किसी रिप्रेजेंटेटिव चीज के साथ, जैसे डायग्राम हो गया, रिप्रेजेंट करते हैं तो वो CRA बन गया. और अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो वो पिक्टोरियल अप्रोच हो गई. इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूं कि करंट सिनेरियो में अब जब टीचिंग पे हम बात करने पे आते हैं तो इतनी ज्यादा अप्रोचेस हैं कि हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए और कौन सी नहीं अपनानी चाहिए. बाय द वे, आप में से किसी को आइडिया है कि मैथ्स की बुक्स में या इंग्लिश की बुक्स में आपकी कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? ज्योमेट्री की अगर बात करें तो हमारे पास पिक्टोरियल फॉर्म्स में वो होता है कि डायग्राम आपके पास बनी हुई है, पिक्टोरियल फॉर्म्स वहाँ पे होते हैं. तो आई थिंक CPA वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे कुछ हद तक जो है वो लाई कर रहा होता है, क्योंकि जब हम डायग्राम CRA सर उसको कहेंगे. वो पिक्चर नहीं होती, वो रिप्रेजेंटेशन होती है. सो CRA अप्रोच होती है. यू आर राइट. जो आपकी
वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ सिनेरियो एक्सप्लेन हुआ होता है, या क्रिएटिव राइटिंग के साथ जो आपकी आउटलाइन पिक्चर्स में दी होती है वो सीपीए अप्रोच कहलाती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम एक बड़े सिंपल सी टेक्निक है जिसको प्रोग्रेसिव अप्रोच कहते हैं। कोई भी बुक बनाए, बेशक 1 की हो, बेशक कोई और बुक हो, इवन कुरान भी जो है वो प्रोग्रेसिव अप्रोच के थ्रू ही बना है, आसान से मुश्किल की तरफ। When you are introducing something, you start with a very easy thing, you build up the thing, वो बढ़ते 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 एक बेसिक कॉन्सेप्ट को किसी भी सब्जेक्ट में कर लें, वो बिल्टअप करती है, और लास्ट में जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, दैट इज द टफेस्ट मोस्ट। हम बुक कभी भी आखिर से नहीं पढ़ाते, हम हमेशा शुरू से इसीलिए पढ़ाते हैं। इन फ्यू केसेस हम उसको कभी ना कभी कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स में हम उसको प्रोग्रेसिव अप्रोच के थ्रू ही टीच करते हैं। डू यू एग्री विद मी? यस मैम, आई कंप्लीटली एग्री विद। ओके, अब अगर तो हम सिर्फ मेथोडोलॉजीज पे बात करें तो ये जो अभी का सारा सेशन है, ये सारे का सारा इसी में निकल जाएगा। इसके ऊपर एक पूरी फुल फ्लेज प्रेजेंटेशन बनती है, पूरी एक वर्कशॉप बन जाती है, मे बी सम टाइम लेटर ऑन। अभी जो हम जिस मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं वो ये है कि जब भी हम ये अप्रोचेस इनकी बात करते हैं तो हमारे क्लासरूम्स कैसे होते हैं। क्या हम नॉर्मल जिस तरह टीचर आगे खड़ी हुई है और बच्चे बैठे हुए हैं, क्या इस अप्रोच के थ्रू हमारे सिनेरियोज जो क्लासरूम के हैं वो फिट इन करते हैं? जो तरीका जिससे हमने पढ़ा था बचपन में, क्या आप आज भी वही यूज कर रहे हैं, या हमें अपनी मेथोडोलॉजी को अपडेट करने की जरूरत है? एज अ टीचर, क्लास स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए या टीचर सेंटर होनी चाहिए? आई बिलीव इन स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लर्निंग का खुद जिम्मेदार हो, और टीचर सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पे मौजूद हो, जो बच्चों को सिर्फ गाइड कर रहे हो। ठीक, अच्छा, ऐसी सिनेरियोज में जब हम ये सारी मेथोडोलॉजीज की बात करते हैं, हम कहते हैं ऐसी होनी चाहिए, टीचर फैसिलिटेटर हो, बच्चे लीड लें, डू यू थिंक द क्लास विल बी काम एंड क्वाइट? तो मैम, अगर स्टूडेंट सेंटर की अगर बात करते हैं तो वो तो हो ही सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हम इतनी सारी एक्टिविटीज करवाते हैं, हम कहते हैं हम उसमें प्रोजेक्ट्स भी लाएं, हम उसमें एक्टिविटीज भी लाएं, हम उसमें गेम्स भी लाएं, हम उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी लाएं, हम सब कुछ कर ले। कितना लंबा पीरियड मिलता है? 40 मिनट्स का पीरियड होता है, कभी कभी डबल पीरियड मिल गया। इज इट पॉसिबल इन दैट? और उसमें ये भी कहते हैं कि रिटन वर्क मस्ट होना चाहिए। इन अदर सब्जेक्ट्स में भी उनको 1 या 2 दिन एक्सप्लेनेशन के लिए मिलते हो, मैथ्स में तो एक्सप्लेनेशन के साथ भी रिटन वर्क जाना होता है। डू यू थिंक वी कैन मैनेज इट इन गुड क्वालिटी ऑफ टाइम? इट्स हार्ड टू मैनेज मैम, बट हाँ, लेकिन अगर ये बात मैं यहाँ पे जरूर कोट करूँगा कि अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो खुद कर सकते हैं, तो आपको कॉपी वर्क तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब वो उस कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उसके पीछे वो फिर जो है वो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। एंड मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, so once he starts to practice, your work is half done. ओके, और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होता है? प्रैक्टिस की फेज में तो तब आएगा जब कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करोगे। जब बिल्डिंग के लिए हमने रिटर्न काम करना है और सारा कुछ करना है, जब हम एक्सप्लेनेशन के साथ उसको करेंगे, तो सबसे ज्यादा जरूरी आपका टाइम मैनेजमेंट है। इफ द टीचर इज मैनेजिंग द टाइम प्रॉपरली, only then she will be able or he will be able to do all the things and achieve the targets. कौन सा टारगेट है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का। बाकी सब चीजें तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद आएंगी। उसको आप तभी क्लियर कर सकते हैं हर चीज को जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्लानिंग। जब तक आपकी प्लानिंग परफेक्ट नहीं होगी, कोई और काम आप कर ही नहीं सकते हैं। हमारा सिनेरियो क्या है कि हमारी टीचर्स जो एक ही क्लास को 4 साल 5 साल से पढ़ा रही हैं, उनको किताब तक रट जाती है। अभी रिसेंटली कुछ किताबें अपडेट होना शुरू हुई हैं, वरना मुझे याद है कि 5-5 साल एक ही बुक लगी होती थी। वही बुक हमने पढ़ी थी, वही बुक आगे हमारे बच्चों ने पढ़ी। उसमें अगर चेंज भी आया तो ये हो गया कि बीच में पिक्चर्स ऐड हो गई या कोई और सिनेरियोज ऐड हो गए, लेकिन मेजर चेंज बहुत कम आई। हाँ, अब आफ्टर 2017-18 मेजर चेंजेस आना शुरू हुई हैं। द रीजन बीइंग, पब्लिश्ड मीडिया को अपडेट करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत प्रूफ रीडिंग होती है, एंड देन यू कैन प्रोड्यूस अ प्रिंट
डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया। लेकिन क्लासरूम सिनेरियोज में हम फौरन से चेंज ला सकते हैं, हमें कहीं पे नहीं करना, हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है। ये सारी जो मेथोडोलॉजीज हैं दे आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, उनमें से कोई भी एक एडॉप्टिव तरीका अपनाएं जो आपको सूट करता है, जो आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एंड देन मूव ऑन टू योर प्लानिंग में जैसे बहुत सारी टीचर्स ने आपसे बात की होगी, मैक्रो प्लानिंग भी होती है, माइक्रो प्लानिंग भी होती है। मैं टाइम मैनेजमेंट को और प्लानिंग को बस जिस्ट में छेड़ूंगी, मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट वी हैव दैट मच टाइम। इट्स ऑलमोस्ट 4:30, तो मैं इसको सिर्फ वाइंड अप करने के लिए आपको चंद चीजें बताऊंगी कि इफेक्टिव लेसन प्लानिंग कैसे हो सकती है। इफेक्टिव लेसन प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मेंटल मैथ्स पे जोर दें। जो भी आप अपने बच्चे को पढ़ाना है, आपने उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके इख्तियार करने हैं। और जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस पे आ जाए। लाइक मेंटल मैथ्स में हो गया, रूल्स याद करवा दिए, टेबल्स याद करवा दिए, आपके जो फिंगर टिप्स पे चीजें हैं। एम आई राइट? उन चीजों को जब आप थोड़ा सा रूल्स और फॉर्मूलाज को आप थोड़ा सा विजुअल्स में और अपनी मेथोडोलॉजीज में, अपने स्पोकन लेक्चर्स में बार बार रिपीट करेंगे, तो द चाइल्ड विल एबल टू गेट इट, बजाय इसके कि वो रटा लगाए। अब दूसरा तरीका है एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? जब हम बात करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट की, जैसे मैं रोमन नंबर्स की बात करूंगी, तो सबसे पहले कहा जाता है यार ये यूज कहाँ होते हैं रोमन नंबर्स, हमें क्यों पढ़ा रही हैं? तो आपने रोमन नंबर सिर्फ बच्चे को उतना सिखाना मस्ट है जितना उसको इम्प्लाई हो रहा है। उसके आगे अगर वो कॉन्सेप्ट रह भी जाता है तो इट डज नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको स्पेसिफिकली पिक्चर्स दिखाती हूँ घड़ी की या बुक्स की जहाँ पे आपका रोमन नंबर यूज हुआ होता है, या क्लासरूम बोर्ड्स की जहाँ पे आपके रोमन नंबर्स यूज हो रही है, कि पता चले हाँ जिंदगी में जरूरत पड़ सकती है आपको रोमन नंबर्स की, बट वो भी अगर आप विथ प्रॉपर रूल्स 1 से लेके 20 तक रोमन नंबर्स अच्छी तरह कर लें और आगे आप बच्चे को रूल सिखा दें कि क्या रूल है, तो क्लियर हो जाते हैं। कैन एनीवन टेल मी कि रूल क्या है? अगर मैंने एक नंबर बनाना है रोमन नंबर में, तो उसका कोई रूल किसी को याद है? सर एनी रिप्लाई? नो मैम, अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं है। चले कोई बात नहीं, इंस्टेड ऑफ वेटिंग विल जस्ट फिनिश इट ऑफ। जब आपने एक बड़ा नंबर बनाना है, लाइक 10 से बड़ा नंबर, तो हम जो भी छोटा नंबर है वो बड़े नंबर के बाद में लिखेंगे। लाइक x का साइन 10 है और हम जब 1 का साइन जो उससे छोटा साइन है उसके बाद में करेंगे तो बोथ द साइंस विल बी एडेड। 10 + 1 is 11। अगर हमने कोई छोटा नंबर बनाना है जो 10 से छोटा है, तो द स्मॉलर नंबर विल बी रिटन बिफोर द बिगर नंबर। लाइक 1 पहले हो और 10 का साइन बाद में हो, तो वो 10 - 9 होगा। इसी तरह आप सिंबल सिखा देते हैं कि अगर हम 5 करते हैं तो 5 मीन्स V का साइन है। अगर 4 बना रहे हो तो 5 से पहले 1 लगेगा, अगर 6 बना रहे हो तो 1 बाद में लगेगा। सेम रूल इज अप्लाइड इवन व्हेन यू आर अप्लाइंग अ बिगर नंबर, बेशक हंड्रेड्स में हो बेशक थाउजेंड्स में हो। जब एक बच्चे को ये रूल क्लियर हो गया और उसने क्लास 2-3 में 1 से लेके 20 तक सीख लिया, और जब 4th-5th में जब ये रोमन नंबर्स दोबारा आए तो आपने सिर्फ रूल रिपीट करना है, उसको रीइंफोर्स करना है विद बिगर टर्म्स, जैसे 101 क्या होगा, 99 क्या होगा। सर्टन नंबर्स पिक एंड चूज करें और आप वो उसको ड्रिल करवा दें। मेरे ख्याल में बच्चे को कभी भी रोमन नंबर्स नहीं भूलेंगे। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर ऑन दिस टॉपिक। यस मैम। ओके, सेकेंड चीजें हम बात करते हैं पर्सनलाइज लर्निंग की। सर बुक में तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ये एक क्लिप उसी में से लिया हुआ है। दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज कैन बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम एनीवेयर। आप सिंपल बोर्ड पे या चार्ट पेपर के ऊपर कोई भी एक इस किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं। अपने करना ये है कि कुछ सिनेरियोज ऐसे लेने हैं जहां पे जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मोर देन 1 सीक्वेंस।
और आप पूरी क्लास को ग्रुप डिस्कशन में लेंगे। एक्टिविटी इज नॉट मोर देन 5 to 10 मिनट्स। आपने जो स्टार्टर एक्टिविटी में करना है वहां पे ये चीजें करेंगे। जैसे यहाँ पे बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, कुछ नंबर्स हैं और ऊपर बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ग्रुप 3 और 4 एडजेसेंट नंबर्स। अब सबसे पहले हमने उनको बताना है कि व्हाट आर एडजेसेंट नंबर्स। जब हमने एडजेसेंट का वर्ड क्लियर कर दिया तो बाकी की गेम बहुत आसान हो गई। दैट एड अप टू 20। अब ये 1 और 2 में बहुत आराम से हो जाएगा। मेंटल मैथ्स की बहुत अच्छी ड्रिल है कि आपने बच्चे को करना है कि देखो कौन से नंबर्स है जो साथ हैं। एडजेसेंट मीन्स नेबरिंग, किसी एक दीवार सांझी होगी। उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, 4, 8 and 8, जो रेड में थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, ठीक है। और दूसरी एग्जाम्पल दी हुई है 8, 6 and 6। इफ यू एड दीज नंबर्स इट मेक्स 20। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर नंबर? फर्स्ट लाइन 677 677 7 7 14 plus 6, बिल्कुल ठीक। बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइव सेशन, सो हम कमेंट्स पे इतनी ज्यादा देर बात नहीं कर सकते कि आएंगे नहीं आएंगे। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम एक्टिविटी कि हम जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि हाउ वी कैन डू इट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब वही चीज एनिमेशन के थ्रू मैंने की कि दिस इज द सिनेरियो दैट इज प्रेजेंट इन द बुक, दिस इज अनदर सिनेरियो दैट इज प्रेजेंट इन द बुक। एडजेसेंट मीन्स सांझी दीवार। 4 और 8 के दरमियान में एक लाइन कॉमन है, 8 और 8 के दरमियान में एक लाइन कॉमन है। दूसरी तरफ देखें, 8 और 6 के दरमियान में एक बाउंड्री लाइन कॉमन है और 6 और 6 के दरमियान में एक बाउंड्री लाइन कॉमन है। सो दे आर एडजेसेंट। जब आप एडजेसेंट एंगल्स की भी बात करते हैं बड़ी क्लास में, तो वही होता है कि उनकी एक वर्टेक्स, एक पिलर जो होता है दरमियान वाला, एक आर्म जो होती है वो कॉमन होती है। अब यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई विद द हेल्प ऑफ एड्स। आप नेट से भी पिक्चर उठा सकते हैं। आप करंट सिनेरियो में अपनी बुक का स्क्रीनशॉट लें, ये आम मोबाइल से खींची हुई तस्वीर है, और उसको थोड़ा सा चेक करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब बाकी के सिनेरियोज, कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ मैसेज करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास में तो बच्चों को मजबूरी है, वो तो बोलेंगे, ठीक है। और आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं कि ओके, दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स दैट वी कैन अचीव फ्रॉम दिस टास्क। और आपकी सेल्फ एवेल्युएशन हो जाती है। बच्चा देखते हैं हाँ जो मैंने किया था वो है या नहीं है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ई रिसोर्सेज। जब हम ई रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कुछ ई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत कॉमनली आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, लाइक सॉन्ग्स। आप नेट पे यूट्यूब पे सर्च करें या सिंपल आप गूगल में जाएं और आप सर्च करें 3 times टेबल या 2 times टेबल, आपको बहुत अच्छी उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। आप बच्चे को वो वीडियो सुना दें और बच्चे को कहें कि आप उसके साथ करें, तो बच्चा उस फन फैक्टर में कि मैं गाना गा रहा हूँ वो सीखना शुरू कर देते हैं टेबल्स। इसी तरह छोटी छोटी गेम्स आपको एप्स की फॉर्म में मिलेंगी आपके मोबाइल में। तो बच्चे को जब भी आप अगर कभी गेम की इजाजत दें तो नेवर एवर गिव देम पबजी एंड द रेस्ट ऑफ द स्टफ। मेरे अपने बच्चे खेलते हैं, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट, बट मेरा मकसद कहने का ये है कि गिव देम समथिंग प्रोडक्टिव। अगर मोबाइल देना मस्ट ही है तो ऐसी चीज दें जो आप यूज करने से कोई फायदा हो, सिर्फ बंदूकें ना चला रहे हो। देन ट्रिक्स, अब अगेन कुछ ट्रिक्स आपको आती होंगी, कुछ ट्रिक्स आपको नेट सिखा देगा। 9 का टेबल बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, आप जितना मर्जी सिखा लें बच्चे एंड पे आके जूनियर क्लासेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। तो मुझे याद है कि एक चीटिंग कोड हमने कहीं पे सीखा था कि आप एक तरफ सीधे तरीके से 1 2 3 लिखना शुरू कर दें और दूसरी तरफ उल्टे तरीके से 1 2 3 लिखना शुरू कर दें तो आपका टेबल बन जाता है। जैसे 0 से स्टार्ट किया, पहले आपने लिखना है 0 1 2 3, ये आपके 10th कॉलम में जाएगा सारा, और जो आपका 1st कॉलम है वहां पे आप 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 8 7 6 आप चलते जाएं। तो देखो पहला आपका आ गया 9, सेकंड आपका आ गया 18, और अगर आप इसको करके देखें तो आपका पूरा 9 का टेबल आ जाता है। आई एग्री कि हम बच्चे को चीटिंग कोड दे देंगे तो वो टेबल्स नहीं सीखेगा, बट इजंट इट बेटर कि ना सीखने से उसको एक और तरीका आता है कि जिससे वो कम से कम अपनी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। इवेंचुअली व्हेन ही विल बी डूइंग इट अगेन एंड अगेन ही विल लर्न। सिमिलरली हम जब एडिशन सिखाते हैं तो बच्चा आसानी से सीख लेता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पे आके स्टक हो जाता है। हम वही चीज अगर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उसको सिखा दें
कि बेटा तुमने 4 का टेबल बोलना है या 5 का पढ़ना है, 2, 3, 4, 5 तक तो टेबल फिर आसान होते हैं। हम 7 ऑनवर्ड्स की बात करेंगे जहां बच्चा स्टक होता है। तो हमने उसको सिनेरियो दिया कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है आपका, लेट्स से मैं बात करती हूँ 12 के टेबल की, मैं कहती हूँ 12 टाइम्स 7, तो आपने 12 लिखना है और 7 टाइम्स लिखना है एंड एड इट टुगेदर, यू विल गेट द आंसर। बिलीव मी, ऐसे बच्चे जो कंसेक्टिवली फेल हो रहे हैं सब्जेक्ट में एंड दे आर प्रमोटेड, कंडीशनली प्रमोट हो जाते हैं, 2 का बच्चा 3 में आ जाता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, बाकी सब सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे है, ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छी है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो वहां पे ऐसे सिनेरियोज में आपको ये वाली चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं। जब बच्चे को आप बार बार ऐसी चीजें देंगे, वो बच्चा सिर्फ इस चीज में कि हाँ मैं 2 नहीं तो चलो एक क्वेश्चन तो ठीक कर सकता हूँ, वो उसको प्रैक्टिस करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस बार बार जब वो चीज करेगा तो उसको वो इवेंचुअली मल्टीप्लिकेशन याद हो जाती है। नाउ आई एम गोइंग टू कम टू एक्सेल शीट्स। आपने बात की थी कि हम कैसे करें, यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो शो करने की कोशिश करूंगी। लेट्स सी अगर मेरा सिस्टम मुझे ले जाता है। कैन यू सी दिस मल्टीप्लिकेशन शीट? एक एक्सेल पे शीट बनी हुई है। मैंने ये शीट अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस की थी इन 2003। हमारा एक एंटल का प्रोजेक्ट था, आई डोंट नो कहाँ से कैसे, बट आई केम अप विद मेनी शीट्स, जिनमें से अभी मेरे पास सिर्फ ये एक ही बची है, क्योंकि सिस्टम्स आपके क्रैश होते हैं, हार्ड ड्राइव्स आपकी उड़ जाती हैं, सो आपके पास बहुत सारा वो डेटा जो आपने खुद भी बनाया होता है वो आप भूल जाते हैं। सो इस शीट का फायदा ये है कि हमें बैक एंड पे एज मेनी क्वेश्चंस एज वी वांट, जैसे इस करंट शीट के बीच में 150 क्वेश्चंस एडेड है विद ऑल द आंसर्स। अब बच्चे को आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ये होमवर्क असाइन कर दिया, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू किया, बाकी सब चीज हिडन है, बच्चा कुछ भी नहीं देख पा रहा, उसको सिर्फ ये क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। आपने बच्चे को कहा इसको फिल करे, मैं अभी सिर्फ 2-3 फिल करूंगी और मैं जान के इसको गलत फिल करूंगी ताकि आपको उसका समझ आए कि क्या है। सॉरी ये पीपीटी पे चल नहीं रहा, बट अगर मैं इसको अलग से खोल के आपको दिखाऊं एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, दोज हु वांट टू सी आई कैन शो, जो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको कर लेंगे, कि जब आप ये सारे का सारा एक्सप्लेन कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास एंड पे एक ऑप्शन आता है स्टिल वर्किंग, और जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है फिनिश्ड का। जब मैं इस फिनिश्ड को क्लिक करूंगी, ओ सॉरी ठीक है ये आ रहा है, देखिए मैं सिर्फ 2 आंसर्स कर रही हूँ और मैं एक रैंडम आंसर लिख रही हूँ, और मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया फिनिश्ड, तो आप देखिए मेरे पास टोटल हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ आ गया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और करेक्ट आंसर क्या है। टीचर को खुद नहीं चेक करना, बच्चे ने खुद ही चेक कर लिया। हम इसको अपने वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, बट एज अ पेरेंट आप ये नीचे वाले कॉलम्स बच्चे को ना दिखाएं और आप उसको सामने बिठा के कहें ओके बेटा करो। आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता, आपके पेरेंट्स इतना तो देख सकते हैं कि बच्चा खुद कर रहा है। जब उसने कर लिया तो आपने पेरेंट्स को कहा जस्ट क्लिक और ये जो चीज है ये मुझे शेयर कर दे। आपकी इवैल्यूएशन भी हो गई और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। डू आई मेक सेंस? यस मैम, बिल्कुल जो है ये आपका आइडिया जो है वो काफ़ी हद तक जो मुझे तो है काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है कि अगर इस तरीके से हो जाए तो काफ़ी हद तक जो है बच्चे की प्रैक्टिस जो है वो हम इस बेसिस पर भी कर सकेंगे, तो बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट से वो सॉल्व करेगा और क्यूरियोसिटी डेवलप होगा, मेरा आंसर सही होगा या गलत होगा। तो क्यूरियोसिटी के बेसिस पर भी अगर वो ये काम करता है तो एटलीस्ट उसकी लर्निंग जरूर होगी वहाँ। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जैसे आजकल के सिनेरियोज में आ रहा है, तो ये चीजें हमें आजकल के सिनेरियो के हिसाब से बात कर रही हूँ मैं। अब आगे आ गई वीडियोस, जब हमने एक्सप्लेन करना है, आपको वीडियो बनानी नहीं आती, ओके, बहुत सारा टाइम लगेगा आपको, लेकिन अभी हम उनके बच्चों का टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते। आप जाएं नेट सर्च करें और जो वीडियो आपको अप्रोप्रिएट लगती है आपके मेथड के हिसाब से, बिकॉज देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट आर सर्कुलेटिंग इन द मल्टीमीडिया डिजिटल मीडिया में, इतनी चीजें हैं कि आपको यही नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा ऑथेंटिक है और कौन सा नहीं ऑथेंटिक। आजकल का जो अलमिया है वो सबसे ज्यादा यही है कि इतनी ज्यादा चीजें हैं कि एक चीज परफेक्ट चीज निकालना मुश्किल हो जाता है। एवरीबडी इज अ मास्टर बट मे बी दे आर नॉट हैविंग ऑल द स्किल्स। जब हमें
एज अ टीचर हम कोई चीज देखेंगे तो वी विल बी अ बेटर जज कि हम कौन सी वीडियो शेयर करें। आप वो स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ शेयर करें कि हाँ बेटा ये देखो और इसके साथ ये एक्सरसाइज करो। यू कैन लिंक द वीडियोस विद योर करंट लेसन प्लान्स। फिर उसके बाद आपके पास जो प्रैक्टिस का आता है, चेकिंग का मसला आ जाता है कि आपने चेकिंग कैसे की, भाई बच्चे ने प्रैक्टिस की है कि नहीं की। वहां पे जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो आपका पहला क्वेश्चन था कि कोई ऐसी वेबसाइट्स, आई एक्सेल बहुत अच्छी साइट है, ऑरेक्स की एक साइट है, मेटाफिक की साइट है, देयर आर डजन्स। आप जब नाम लिखोगे तो आपको 10,000 मिलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा मसला क्या है कि जब आप कोई भी साइट उठाओगे तो वो आपको 1 या 2 महीने की मैक्सिमम फ्री देगा और उसके बाद जो अच्छा उसका जो भी मैटर है दैट इज पेड वर्जन, तो आपको खरीदना पड़ेगा। जब हम खरीदने की बात करते हैं तो दीज ऑल रिसोर्सेज आर नॉट मेड बाय पाकिस्तानीज। 90% रिसोर्सेज आर मेड बाय फॉरेन ऑथर्स। उनके लिए $10 $20 या $100 कोई चीज ही नहीं है। बट बीइंग अ पाकिस्तानी, और जब आप अपने मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को बात करते हो तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। $100 में अगर आप एक बच्चे को मैथ सिखा रहे हो, फिर $100 में आप इंग्लिश सिखा रहे हो, फिर 100 में आप साइंस सिखा रहे हो, गरीब कहां से इस चीज को पूरा कर सकता है? तो ये चीजें इस वजह से हम इतनी इंटीग्रेट नहीं कर पाए अपने एजुकेशन सिस्टम में कि वो महंगी थी। लेकिन यू हैव दैट स्किल, यू हैव दैट नॉलेज। बीइंग अ टीचर, क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम इस चीज को करें? मैंने ये जो अभी मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म से ये ट्रेनिंग सेशन कर रही हूँ, नॉर्मली मैं इसके 10,000 चार्ज करती हूँ जब मैं किसी भी जगह जाती थी, और जो मिनिमम कॉस्ट मुझे मिलती थी वो 10 से 20,000 रुपए मिलती थी जो मैं एक सेशन करती थी। उसमें मुझे कुछ सीखना भी नहीं पड़ता था, सब कुछ बना बनाया एक सेट पैटर्न पे, क्योंकि जब मैंने ये एक दफा प्रेजेंटेशन कर दी तो दूसरी दफा मुझे दोबारा से सारा मैटर क्रिएट करना है। वाई? बिकॉज एवरीबडी हैज सीन दैट। वो कहेंगे हाँ ये तो 2 साल पहले इसने नेट पे की थी। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये कर रही हूँ कि मेरे जैसी बहुत सारी टीचर्स हैं जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनमें मुझसे ज्यादा स्किल्स हैं। वाई यू आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल पाकिस्तान? हमें हमें अपनी कौम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ये काम करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। मुझे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आना चाहती थी, बट इवेंचुअली जब मैंने देखा कि देयर इज नो अदर वे, देन आई एम हियर। मतलब मेरे लिए मुश्किल था इस प्लेटफॉर्म पे आना भी और फिजिकली प्रेजेंस भी। तो मैंने ये चीज सिर्फ इसलिए की कि शायद मेरी किसी बात से अगर एक बंदा भी कुछ सीख जाता है, अगर मेरी आप सब ऑडियंस में से 2 बच्चे या 3 बच्चे कोई भी आके हम सब एक प्लेटफॉर्म पे अगर आ जाते हैं एंड वी आर मेकिंग दोज रिसोर्सेज, कंबाइंड रिसोर्सेज, डोंट यू थिंक इट विल हेल्प पाकिस्तान? दुनिया अगर यूज करेगी तो करेगी, लेकिन सर्च में सबसे पहले पाकिस्तानी इस पे फायदा करेंगे। वो लोग जिनको कहीं से भी पैसे खर्च करके कुछ नहीं मिल रहा, वो लोग जो इतने टेक्निकल नो हाउ वाले नहीं है, हम कम से कम ऐसी चीजें शेयर तो कर सकते हैं ना। मुझे एक अच्छी वीडियो नजर आई, मैंने शेयर कर दी, हाँ बच्चों ये देखो। किसी का भी प्लेटफॉर्म है, ये ना देखो कि ये मेरा है या तुम्हारा है। इस टाइम पे वी ऑल नीड हेल्प। यहाँ टीचर्स की कोलैबोरेशन की जरूरत है, तब स्टूडेंट्स को हम कुछ सिखा सकेंगे। यहाँ पे टीचर्स की टीम वर्क की जरूरत है। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर सर? जी मैम, बिल्कुल यही मोटिव हमारा भी है कि हम भी अपने टीचर्स जो ऑलरेडी हमारे साथ लाइन पर हैं, जो हमें ज्वाइन करते हैं, उनके लिए कुछ नई चीज़ें, नई ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनकी एनहांसमेंट इस लॉकडाउन के अंदर के जो है, वो कहते हैं कि जब कोई चीज़ पड़ी रहती है तो वो ख़राब हो जाती है, तो हम उसको ख़राब नहीं होना देना चाहते। हम चाहते हैं कि उनके पास नई टूल्स आएँ, नई चीज़ें आएँ, नए मेथड्स आएँ, ताकि जब वो अपकमिंग सेशंस में जाएंगे, अब जब स्कूल रीओपन होंगे तब स्कूल्स में अंदर जाएंगे तो उनके पास इस तरह के टूल्स हो, इस तरह की सारी चीज़ें अवेलेबल हो, वो अपने आप को इतना ग्रूम कर लें कि जब वो पढ़ाएं तो एक बच्चों को ये फील हो कि यार ये लॉकडाउन से पहले जो थी वो टीचर कुछ और थी और आज ये टीचर का पढ़ाने का तरीका ही कुछ और है, कि जितना मजा आया जिस क्लास में जैसे पहले कभी नहीं आता था। तो यही हमारी थिंकिंग पैटर्न है, जो आपने अभी कहा कि बिल्कुल हमें यही इस थिंकिंग पैटर्न पर चलना है और हमें ही जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे एक दूसरे को ग्रो करना है। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम सब पावर पॉइंट के यूज को जानते हैं। जैसे ये अभी जो मैं आपसे
अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रही हूँ, दैट इज विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट, क्योंकि मुझे जूम के ऊपर लिखना सही नहीं आता, तो मैंने ये मीडिया ज्यादा बेहतर समझती हूँ। अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाना आती तो वो भी यूट्यूब भरा हुआ है आपको सिखाने के लिए। हर चीज के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स चल रही हैं। बहुत सारी मेरे जैसे बंदे हैं जो बैठे हुए हैं फ्री में भी सिखाने के लिए। फ्रीलांसिंग साइट्स बैठी हुई हैं जहां पे आपको हर तरह का बंदा मिल जाता है जो बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आपके साथ बैठ के काम करने को तैयार है। एंड इफ योर कॉज इज गुड, इफ योर मिशन इज गुड, बहुत सारे लोग आपको फ्री में काम करके देंगे। जैसे स्मार्ट गेम्स का ये प्लेटफॉर्म बहुत हेल्पफुल है सबके लिए, तो एवरीबडी इज कोलैबोरेटिंग विद देम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस प्लेटफॉर्म के जिन्होंने मौका दिया और हमारी आवाज लोगों तक पहुंची। हर कोई इतनी इतनी सोच नहीं रखता कि हर किसी को अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के अपनी ऑडियंस भी दे दे। तो हमने ये करना है कि जब आप कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, मे बी यू आर नॉट गुड एट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बट योर पॉइंट इज वेरी गुड, ट्राई टू शेयर द रिसोर्सेज ताकि दूसरा उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सके। जैसे हमने 4Ps और 4Cs को एक्सप्लेन किया, बिलीव मी आप 5 प्रेजेंटेशंस देखोगे और पांचों की पांचों को एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी। हर एक स्लाइड पे वही 4Cs लिखी होंगी, लेकिन हर बंदे का एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट होगा। देन व्हाटएवर बुक यू आर टीचिंग, किसी भी बुक पे चले जाएं, आपको टीचिंग गाइड्स मिल जाएंगी, उसके ऊपर आपको बहुत सारा मवाद मिल जाएगा जो आप आराम से शेयर कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल ई रिसोर्सेज, दैट इज व्हाट कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। ठीक है, और मेरा लास्ट पॉइंट है रीइंफोर्समेंट। इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट में आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं, आपने इस चीज को अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी का पार्ट बनाए। इट इज नॉट ओनली फॉर मैथ्स, आप उर्दू के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हर तरह के बना सकते हैं। उर्दू वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि उर्दू टाइपिंग बहुत टफ है और उनका मैटर सिर्फ उन्हीं को बनाना पड़ेगा, बिकॉज very little concepts and things are on available on net. बट इंग्लिश वाले, साइंस वाले, वो तो इतना मैटर पड़ा हुआ है। मैथ्स वाले, मैथ्स में आपको इक्वेशन टाइप में थोड़ा सा इशू आता है, बाकी सब चीजें बहुत अच्छी जाती हैं। आप नेट सर्च करें, अच्छे तरीके से 4-5 वीडियोस देखें। अगर आपको कॉपीराइट का इशू है तो आप अपने वे में उसको प्रेजेंट करें, बट ट्राई टू पास ऑन गुड थिंग्स टू अदर्स एज वेल। एंड लास्ट, सेल्फ लर्निंग टूल्स, ऐसी चीजें जो सबको कुछ सीखने का अमल दें। लाइक आपको मैं अभी, जैसे जो सर ने शुरू में क्वेश्चन किया था कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां से बच्चे खुद सीख सकते हैं या ऑनलाइन, तो मैं आपको बच्चों के लिए वो टेस्ट देने के बजाय मैं आपको आपके लिए वो दूंगी। यूट्यूब बहुत बड़ा उस्ताद है, आप उसमें जाके सीखें। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को खोल लें, उसकी अपनी लाइव सेशंस है। आप कोरल खोलते हैं तो कोरल की हेल्प आपको मिल जाती है, आप एडोब एक्रोबैट खोलते हैं तो आपको एडोब की हेल्प मिल जाती है, आप फोटोशॉप खोलेंगे तो आपको फोटोशॉप की हेल्प मिल जाएगी। नेट सर्च करें, टॉपिक लिख के आपको 10 वीडियोस मिल जाएंगी जो एक ना एक वीडियो ऐसी हो जाएगी, बट यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम। I know time is money, but you have to invest it for the betterment of your future generation. हमने होमवर्क क्या देना है, आज का सबसे बड़ा सिनेरियो है लॉकडाउन के, उसमें देना क्या है होमवर्क, कैसे दे सकते हैं होमवर्क। आप होमवर्क दे भी देते हो तो वो आपके पास वापस कैसे आएगा, आप चेक कैसे करोगे। बच्चे स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे ना, पहले तो बच्चा इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो अपलोड और डाउनलोड वाले ये बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। उसके बजाय आप अगर इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट और ऐसी साइट्स के लिंक्स जहां पे फ्री में आप क्लास क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी क्लास को वहां ले जाओ, आपका फ्री का टेस्ट है, बच्चे जाएं वहां पे उसको प्ले करें। इतनी टेक्निकल नो हाउ बच्चे में है कि जो मोबाइल गेम खेल सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे कर सकता है। सो जस्ट you have to give them a path. I hope that is all clear. Yes. Okay. Sir, any questions? मेरा conclusion ये है कि आज के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत टीचर्स के सीखने की है और अपने बच्चों को अपने साथ लेके चलने की है। अगर हम ये चीज सीख लें तो आई थिंक वी हैव सर्वाइव द क्रूशियल सिचुएशन दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ। हर प्रेजेंटेशन जो मैं किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन रही हूँ तो वहां पे
बहुत सारे इश्यूज चल रही हैं और सिर्फ कहा जाता है कि अगर जिंदा बच गए तो दैट इज अ ग्रेट सक्सेस। मुझे बीइंग अ मुस्लिम सिर्फ एक चीज बताएं, क्या आपको अपने अगले सांस की गारंटी है? क्या आपको पता है कि विदाउट कोविड-19 कुछ नहीं है बाहर, तो आप हमेशा जिंदा रहेंगे या कब तक जिंदा रहेंगे? नोबडी नोज। अभी सांस ले रही हूँ, हो सकता है अगला लम्हा में सांस ना ले सकती हूँ। तो जब इतनी अनसर्टन कंडीशन है और हमारे रिलीजन ने हमें फेथ दिया हुआ है, तो व्हाई नॉट अप्लाई दैट इन द करंट सिचुएशन? व्हाई वी आर जस्ट लूजिंग होप? मरने की बातें ना करें, जीने की बातें करें और स्ट्रगल के साथ जिए, क्योंकि अल्लाह ने उम्मीद सिखाई है। अल्लाह ने हमारे मजहब में कभी भी नाउमीदी नहीं सिखाई। मेरा सोचने का अंदाजा ये, मे बी आई एम रॉन्ग, बट हम अगर जिंदा रहे तो क्या करेंगे? मर गए तो सबने दफन हो जाना है, फिर तो अपने अपने अमाल के हिसाब से वहां पे भुगतेंगे। लेकिन अगर जिंदा रहे तो आगे क्या करना है? उस सर्वाइवल के लिए ये टाइम है कि आप कुछ सीख लें। एंड सेकेंडली, अगर कब्र का भी सोचते हो तो कुछ ऐसा करो जिसमें आपको लोगों की दुआएं मिले। अगर आप किसी को कुछ भी सिखाओगे और वो कुछ पॉजिटिव लेके जाएगा तो वो दिल से आपको दुआ देगा, और उसकी हमें आजकल बहुत जरूरत है। दैट्स एंड टू माय प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू आर मोस्ट वेलकम। एक कोट के ऊपर मैं एंड कर रही हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है, डू नॉट वरी अबाउट योर डिफिकल्टीज इन मैथमेटिक्स, आई कैन एश्योर यू माइन आर स्टिल ग्रेटर। जी सर, ओवर टू यू। एनी क्वेश्चन आंसर्स? इस सवाल से भी ये आया है कि which platform you are using? Sir, for what? For video making or for any other purpose? For any other purposes like online or tools. तो मैं चाहूँगा कि जो आपने लिंक्स जो हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ी बहुत शेयर करें, जहाँ पे इनके कुछ ऐसे लर्निंग टूल्स जो वो अपने आप को देख सकें और उससे कुछ मदद इनसे ले सकें। जैसे मैथ के आपने कहा था ऑनलाइन जो है वो गेम्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो इस तरह के लिंक्स जो है वो हमारे मैं आपको ऑनलाइन शेयर कर देती हूँ। अभी जैसे ही मैं ये सेशन ऑफ करती हूँ, मैं ओरली आपको बता देती हूँ। इफ यू कैन टाइप, oryx.com है, दैट इज अ इंटरएक्टिव साइट जिसमें आपको 1 से लेके 7 तक का सारा करिकुलम मिलेगा। इट्स अ पेड वर्जन, लेकिन अभी कॉन्विट के सिलसिले में आई गेस 1 मंथ या कुछ टाइम के लिए वो फ्री आपको दे रही हैं। आपको IXL का तो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी को पता है, वो 1 मंथ फ्री होता है, देन इट इज पेड वर्जन। आपको अर्ली क्लासेस के लिए मेटाफिक है, metafic.com, वो बहुत अच्छी है, बट दीज आर ऑल पेड। मेरी अपनी जो मैं काम कर रही हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे आजकल काम कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट हूँ, बट इट्स इन प्रोसेस। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा अपना चैनल आ जाएगा। इफ एनीबडी वांट्स कॉन्टेक्ट्स एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग, तो सर इब्राहिम से आप लोग वो कॉन्टेक्ट शेयर कर सकते हैं। ऑल द कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर विद हिम। नेट पे आप जाएंगे, वीडियोस आपको यूट्यूब भरी हुई है, आप सिर्फ गूगल करना जानते हो, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन हो और एक मोबाइल भी हो, तो आप इस काम को आराम से लेके चल सकते हैं। सर, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम, इसके साथ ही जो है मैं यहाँ सेशन जो है वो एंड करना चाहूँगा और ऑडियंस की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती टाइम के साथ हमारे साथ इतनी जो है कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपने हमारे साथ ये नॉलेज शेयर की है, और आपका इस पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर जो है वो इस तरीके के सेशंस जो है हमारे ऑडियंस के लिए रखे हैं, और इंशाल्लाह जो है वो आगे भी हम आपके साथ जो है वो कोलैबोरेशन करते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस भी हमारे साथ रहकर इसी तरह ही जो है वो आपसे और हमसे एक दूसरे से सीखते रहेंगे, और हम एक साथ मिलकर जो है वो अपने जो फ्यूचर स्टूडेंट्स है, जो जनरेशन हमारी अपकमिंग है, उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर इस टूल्स के साथ जो है वो आगाही करेंगे, क्योंकि दुनिया तो जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी आगे तक निकल चुकी है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जो है वो उस फील्ड में बिल्कुल उनके बराबर ही आगे रहें। तो उम्मीद है कि आज के इस सेशन से काफ़ी जो है वो लोग इंस्पायर भी होंगे, काफ़ी मोटिवेट भी हुए होंगे, और इंशाल्लाह जो है वो आपकी दी हुई गाइडलाइंस पर, दी हुई इंफॉर्मेशन पर ज़रूर अमल करेंगे।
थैंक यू सर। मैं स्मार्ट गेम्स का सना का आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि यू हैव गिवन मी अ चांस टू शेयर माय थॉट्स विद द ऑडियंस। आई एम अ वेरी न्यू इन दिस, मे बी मैं शायद टेक्निकल नो हाउ में बहुत पीछे हूँ, आप गलतियों से भी जज कर रहे होंगे, बट हम करेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं तो nobody else will do it for us. We have to do it to learn. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. जी, ऑडियंस के लिए जो है वो थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ यहाँ ज्वाइन किया। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कल हमारा जो है वो एक सेशन है और वो भी आपको इसी टाइम पर मिलेगा। उम्मीद है कि आप सबकी अवेलेबिलिटी हमें वहाँ भी मिलेगी, तो हमारे साथ रहिए ताकि आप भी लर्निंग कर सकें और आपके साथ रहकर हम भी जो है वो नई चीज़ें सीख सकें। सो थैंक you so much once again all of you, and with this I end my session here. Stay safe, stay home और अपना खास ख्याल रखिएगा इस लॉकडाउन के अंदर जो कि ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर टाइम तक के लिए, तो प्लीज़ अपना खास ख्याल रखिएगा और गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस को ज़रूर मद्देनजर रखिएगा। See you, अल्लाह हाफिज़।